वेल ई वेब प्लस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण चीन सागर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। साथ ही द ग्रेट वॉल ऑफ सैंड क्या है तथा वर्तमान में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी चीज़ों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर जो है वह प्रशांत महासागर में उपस्थित दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, यानी कि जो 5 महासागर है ना, उसके बाद दक्षिण चीन सागर का ही स्थान आता है। ठीक है, जो कि चीन के दक्षिण पूर्वी तट से सटा हुआ है तथा सिंगापुर, मलेशिया होते हुए ताइवान की खाड़ी तक लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जल क्षेत्र है। ये मैप से देखते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्र दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है, जो चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान इस सब से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये यहाँ पे 2 द्वीप समूह भी है जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक है पैराकल्स और दूसरा है एस्पार्टलिस द्वीप समूह। देखिए, दक्षिण चीन सागर में क्षेत्र को लेकर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई सभी अपने अपने दावेदारी रखते हैं। ठीक है, और इन सभी में प्रतिस्पर्धा होते रहता है। और जो विवाद है वो कभी जल क्षेत्र को लेके, तो कभी द्वीप समूह को लेकर। ये जो भी वाइट वाइट डॉट डॉट लाइन है, ये सभी विवादित क्षेत्र है। ये पैराकल्स द्वीप समूह है, ये भी विवादित क्षेत्र है। स्पार्टलिस द्वीप समूह के ये डॉट डॉट लाइन है, वो भी विवादित क्षेत्र है। फिर ये एक यहाँ है स्कारबोरो सियोल, ये फिलीपींस के साथ चाइना का विवादित क्षेत्र है। और जो दक्षिण चीन सागर है, उसके विवाद के पीछे का इतिहास क्या है, अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये रेड लाइन में रेड 9 डॉट लाइन दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1947 में क्या होता है कि चीन अचानक से, जब जापान का समर्पण हो जाता है, उसके बाद एक 9 डॉट लाइन के माध्यम से इस क्षेत्र को चीन अपना क्षेत्र बताता है। ठीक है, अब ये यू आकार का जो यह क्षेत्र बन रहा है, इस पूरे पे चीन अपना दावेदारी प्रस्तुत कर देता है। लेकिन फिर भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी कि ये सिर्फ इस क्षेत्र पे अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, जल क्षेत्र पे, या फिर इस जल क्षेत्र में जो ये द्वीप समूह है दोनों, इस पर भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। फिर 1958 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा ये 9 डॉट लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दिया जाता है। यहाँ वही चीज़ है। और इस तरह से फिर क्या होता है कि इस तरह से चीन ने पड़ोसी देशों की दावेदारी को एक तरफा खत्म करके दक्षिण चीन सागर के लगभग 80% भाग पर अपने अधिकार का दावा करता है। अब विवाद का कारण क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जो विवाद का कारण है वो है चीन द्वारा यूएन क्लॉज को नहीं मानना। अब ये यूएन क्लॉज क्या होता है, इसको देखते हैं। ये मान लेते हैं ये लैंड है और ये वाला क्षेत्र ये समुद्री क्षेत्र है, पानी वाला। तो ये हम मान लेते हैं ये भारत है। ठीक है, तो ये इसमें 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया। एक टेरिटोरियल वाटर्स, दूसरा कंटिजियस जोन, तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये बेस लैंड से, ये डॉट डॉट लाइन जो है, इस लैंड से ये 12 नॉटिकल मील तक ये टेरिटोरियल वाटर्स होता है, जिससे कि जहाँ पर इस लैंड का कानून यहाँ पर लागू होगा, इस 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद फिर यहाँ से 12 नॉटिकल मील से आगे 12 नॉटिकल मील, यानी कि यहाँ से टोटल 24 नॉटिकल मील तक यहाँ पर इस देश का सिर्फ 4 क्षेत्र में कानून लागू होता है। वो 4 क्षेत्र है, पहला तो हो गया प्रदूषण, दूसरा टैक्स,
तीसरा, इस क्षेत्र में अगर कोई सीमा शुल्क लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। और चौथा, बेरोक टोक आ जा सकता है। इस लैंड का कोई वासी अगर 24 नॉटिकल मील तक जाता है तो वो बिना रोक टोक के आ जा सकता है। उसे हालांकि यहाँ पे कुछ पहचान दिखाना होता है या फिर झंडा वगैरह कुछ लगा करके, लेकिन वो आ जा सकता है। उसके बाद होता है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको हिंदी में आरक्षित आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ये बेस लैंड से, ये तटीय क्षेत्र जो होता है, तटीय क्षेत्र से ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ तट से, ये तट से 200 मील तक सभी संसाधनों पर राष्ट्र का अधिकार होता है। चाहे मछली पकड़ना हो, तेल निकालना हो या फिर कोई अन्य संसाधन हो। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई आइलैंड हो, वह सब पर इस देश का अधिकार होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि किन देशों ने यूएन क्लॉज को लागू किया है, किन देशों ने साइन तो किया है पर लागू नहीं किया है, किन देशों ने साइन ही नहीं किया है। तो ये जो पूरा ग्रीन वाला जो क्षेत्र है, ये ग्रीन वाला क्षेत्र जितना भी, ये भारत हो गया, चाइना, मंगोल, रसिया, ये सब यूएन क्लॉज पे साइन भी किए हैं और लागू भी किए हुए हैं। और ये लाइट ग्रीन वाला क्षेत्र, ये ईरान, अफ़गान, लीबिया, इथोपिया, ये जो क्षेत्र सब है, ये साइन तो किया है पर अपने देश में लागू नहीं किया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, पेरू, इन सभी क्षेत्रों ने ना ही साइन किए हैं और ना लागू किए हैं, यानी ये यूएन क्लॉज पे अभी तक साइन भी नहीं किए हुए हैं। दूसरा जो विवाद का कारण है कि चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना। फिर तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। फिर चौथा है मछली व्यापार। जी हाँ, मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आसपास के क्षेत्रों के लिए आजीविका का साधन है। यहाँ मछली की हजारों नस्लें पाई जाती है। दुनिया भर के 55% हिस्से का मछली व्यापार का संचालन यहीं से किया जाता है। फिर पांचवा है भौगोलिक स्थिति के कारण। छठा, भौगोलिक स्थिति के कारण में हम ये देखेंगे कि यह एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से लगभग प्रत्येक वर्ष 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। फिर छठा में हम देखेंगे कि यह क्षेत्र महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों में से एक है। फिर सातवां, कृत्रिम द्वीप का निर्माण। जी हाँ, आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण चीन द्वारा किया गया। समुद्र में बालू भर भर के पूरा द्वीप का निर्माण कर लिया चीन ने। देखिए, अब है कि कौन क्या दावा करता है। जी, ये देखेंगे कि चीन द्वारा क्या दावा किया जाता है 9 डॉट लाइन के माध्यम से। फिर ये ताइवान द्वारा क्या आपत्ति की जाती है। आप चाहे तो इसे पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, वही चीज़ है जो हमने पिछले चर्चा कर लिया इस बारे में। फिर वियतनाम द्वारा क्या दावे किए जाते हैं, फिलीपींस का क्या दावा है, ये सब चाहे तो आप पॉज कर लीजिए एक बार और पढ़ लीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि ये ग्रेट वॉल ऑफ सैंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये मार्च 2015 में एक यूएस एडमिरल हैरी हैरिस द्वारा पहला बार इस नाम का प्रयोग किया गया था। उसी के द्वारा फर्स्ट टाइम ग्रेट वॉल ऑफ सैंड का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि चीन द्वारा बनाया गया एक आइलैंड के बारे में था। ये अचानक 10 साल पहले क्या होता है कि चीन समंदर में खुदाई करने वाला जहाज बड़ी तादाद में ईंट, रेत और बंजरी लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचा। ठीक है, और वहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पहले एक बंदरगाह बनाया, फिर हवाई पट्टी बनाया, फिर देखते ही देखते चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप बना लिया। जी हाँ, आर्टिफिशियल द्वीप, और उस पर सैनिक अड्डा बसा लिया। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये हवाई पट्टी है, ये पूरा सैनिक अड्डा बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक अभेद किला है जिसे कोई नहीं भेद सकता।
हालांकि अमेरिका चाहे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, पर वही बात है कि दूसरे के लिए क्या किया जाए, जब खुद पे आएगा तो देख लेंगे। अब वर्तमान में देखते हैं कि क्या इसमें न्यू डेवलपमेंट हुआ है। तो इस साल हम देखते हैं कि कैसे चीन से कोविड-19 की शुरुआत होती है, फिर यह महामारी पूरी दुनिया भर में फैल जाती है और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट लेके आती है ये। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि अमेरिका के साथ उसका व्यापार युद्ध, फिर चीन के द्वारा ज़बरदस्ती हांगकांग के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोप दिया जाता है, उसकी ऑटोनॉमी छीन ली जाती है। और इन सब के बीच क्या होता है कि अभी कुछ महीनों में, हाल के महीनों में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र गंभीर तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पुनर्जीवित हो जाता है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल में एक चीनी तटरक्षक पोत ने पैराकेल्स द्वीप समूह के निकट एक वियतनामी मछली पकड़ने वाले जहाज को टक्कर मारकर डुबा दिया था। ठीक है, हालांकि पैराकेल्स द्वीप पर चीन और वियतनाम दोनों ही अपना अपना दावा करते हैं। काफ़ी बार मलेशियाई तेल टैंकर को भी क्षति पहुंचाई जाती है और अन्य देश जो भी है इस रीजन में, दक्षिण चीन सागर के रीजन में, उस सब का रास्ता रोक लिया जाता है। कई बार क्या होता है, मार्ग को बाधित कर दिया जाता है। देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा पेश करता रहा है। वो यहाँ मानव निर्मित द्वीपों पर सैन्य अड्डे बसा रहा है, लेकिन इन्हीं द्वीपों और समंदरी चट्टानों पर ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, ये सब भी अपने अपने दावे पेश करते रहे हैं। उसके बाद है कि दक्षिण चीन सागर के इलाकों पर नियंत्रण को लेकर इन देशों के बीच विवाद सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हाल के सालों में तनाव बढ़ गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पर क्या स्टैंड है, देखते हैं कि कोविड-19 के बाद से यूएसए काफ़ी अग्रेसिव रुख अपना रहा है चाइना के साथ। सबसे पहले तो व्यापार युद्ध जारी है, फिर कोविड-19 को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट चीन को दोषी ठहरा चुका है। वो कोविड-19 को तो वुहान वायरस ही कहते हैं। तो वहाँ के एक अधिकारी हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अमेरिका जो ये कहता रहा है कि वह क्षेत्रीय विवादों में किसी का पक्ष नहीं लेता है, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया के पास स्थित जल क्षेत्र में चीन के दावों को नकारता है। फिर इससे आगे वो कहते हैं कि इस जल क्षेत्र में दूसरे देशों के मछली पकड़ने या हाइड्रोकार्बन के विकास से जुड़ी गतिविधियों को परेशान करने वाला कोई भी कदम या एक तरफा तौर पर ऐसी गतिविधियां करना अवैध है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर वे आगे यही नहीं रुकते हैं, यहाँ से फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि दक्षिण चीन सागर को दुनिया चीन का जल साम्राज्य नहीं बनने देगी। फिर पोम्पियो एक के बाद एक कई ट्वीट, भाषण, मैसेज लगातार करते रहें। फिर अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ कि पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सहयोगियों के अधिकारी और समंदर में तटों से दूर संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और बीते सप्ताह ही दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन की नौसेनाएं ने एक ही समय पर युद्धाभ्यास किया। हालांकि अमेरिका का ये कहना था कि वो चीन के साम्राज्यवादी विस्तार को रोकना चाहता है, समुद्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, इसीलिए वो दक्षिण चीन सागर में इस तरह की नौसेनाएं अभ्यास कर रही हैं। अब चीन को लेकर के हम देखेंगे कि भारतीय नीति में भी काफ़ी बदलाव आता है। भारत कभी भी इस क्षेत्र को लेकर के अग्रेसिव रवैया नहीं अपनाया, ठीक है, लेकिन 15-16 जून के गलवान घटना, जिसमें कि हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद से भारत के रुख में बदलाव आया है। ठीक है, वो काफ़ी अग्रेसिव है अभी।
जो कहीं ना कहीं होना भी चाहिए था। तो भारत के तरफ से क्या बयान आया है? भारत ने कहा है कि वह दक्षिण चीन सागर में अपना जहाज भेजने और उसके ऊपर उड़ान भरने के लिए आज़ाद है। फिर उससे आगे उन्होंने ये भी कहा है कि यह इलाका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत आता है और इसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया जाना चाहिए। और अंत में हम इस लेक्चर को इस तरह समाप्त करना चाहेंगे कि अमेरिका चाहे तो बहुत तेज़ी से चीन के नए कंक्रीट और कोरल मलबे में कमी कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक युद्ध होगा जिसके लिए न तो अमेरिका और न ही चीन को कोई भूख है। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इसी तरह के नए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।